डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टॉपिक था बेटा वो SVO क्या है, इसको फिलहाल हम लोग अभी कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट पर आपको 3 क्लास लगभग दिया है। यानी कि 3 डेज आपका सिर्फ S को जानने में लगा है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वो शायद ही आपने इस तरह से आज से पहले कभी सब्जेक्ट को स्टडी किया होगा। जिन लोगों का छूट गया है तो वीडियो रिकॉर्डेड है, जैसे अभी हो रहा है, आप बाद में आके पार्ट टाइम में ज़रूर देख लीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सब्जेक्ट को समझने का आपको पहली बार ऐसा कुछ मौका मिलेगा। एक आध अभी मैं एग्जाम्पल लेके बताने का कोशिश करूंगा ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत कम से कम कवर हो जाए। हालांकि आज का जो क्लास है वो बेसिकली वर्ब और ऑब्जेक्ट पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, यानी SVO को इंशाल्लाह ये उम्मीद करके चलते हैं कि आज हम लोग को एंड कर लेना है, जिसमें से S हो चुका है, V और O को हमें देख लेना है। तो एक नज़र हो जाए फटाफट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था कि आई एम थर्स्टी, तो नो डाउट कि अगर इसमें मैं पूछूं कि S क्या है, दैट इज अ सब्जेक्ट, तो आप आई बताएंगे। उसी तरह से मैं अगर ये लूं शी इज अ गॉर्जियस, गॉर्जियस का क्या मीनिंग होता है बताइए तो भाईजान, आप गॉर्जियस का क्या मीनिंग होता है? कहां दिमाग है? शी इज गॉर्जियस। अच्छा, ये किसके बारे में बात हो रही है? कोई है गर्लफ्रेंड है? एक कुछ होना, झूठ ना बोल, इसीलिए पता नहीं है लगता है हमको। अगर होता, सॉरी मतलब होती, तो शायद थोड़ा अंदाजा रहता आपको। बोलते हैं ना कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि मैंने बताया था कि सेंटेंस ही करेक्ट नहीं है ये पूरी तरह से, क्योंकि ब्यूटीफुल कहने का मतलब ही है कि अति सुंदर। अब उसमें वेरी लगा के स्नो पाउडर उस पर से लगाना कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक बेहतरीन इंग्लिश ये होगा कि आप गॉर्जियस का इस्तेमाल करें, है ना। तो आज से आप उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में कबर में जाके भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो बस मैंने ऐसे ही कमेंट किया था। गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत खुशकिस्मत है आप, अच्छा है कि नहीं है, टेंशन फ्री है कम से कम। उसके बाद इसी तरह से कई सारे वर्ड्स थे, आगे देखते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि 7 बेसिक सब्जेक्ट्स, जैसे साइंस में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक यूनिट्स के बारे में, उसी तरह से मैंने यहां भी स्पोकन क्लास में ही बताया आपको कि 7 ऐसे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार इस्तेमाल में आते हैं, जैसे आई है, यू, वी, दे, ही, शी, इट वगैरह, ये सब बता चुके हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। आपको ध्यान होगा कि इसमें मैंने बताया था कि हार्डली आपको ये 5 टाइम्स हो सकता है, यानी कि 5 वर्ड्स वाले भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने बताया था उसमें तो आपको 8-9 तक गया था। पहली बार हम लोग को ऐसा देखने को मिला रहा। एक एग्जांपल यहां का भी ले लेते हैं, जैसे इसी को मान लेते हैं, रमन, रॉकी एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पे मैं पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो ऑफ कोर्स हमें सब्जेक्ट के लिए क्या पूछना होता है, कौन से, हमें ये मतलब एक पुराना ट्रेडिशन है, ऐसा अंदाजा मिल जाता है। तो कौन बेस्ट फ्रेंड है, तो रमन, रॉकी और मोहन तीनों। इसका मतलब कि पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो जाए। इसी तरह से फर्दर मैंने पूरा, देखिए यहां पे जितना लिखा है सब सब्जेक्ट ही है। ये जितना लिखा है ना, इससे मैंने सेंटेंस बनाया था, ये पूरा सब्जेक्ट है। यहां से लेके ये जितना है ना, ये सिर्फ सब्जेक्ट है। अब ये कैसे सब्जेक्ट है, हमने इसका प्रूफ किया था। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन टाइम दिया था, जिसमें से मुश्किल से कुछ लोग बना कर लाए थे। उम्मीद करते हैं कि अब तक बना लिए। यूट्यूब से अभी भी नहीं हटाया गया इसको, तो अगर अब तक आपने नहीं उतारा है वहां से तो उतार लें, वो कब हटा लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। ये लगभग आपको 20 क्वेश्चन सर घर से बना के लाना था। अब देखो बच्चों, बीच में हम एक और भी क्लास हम लिए थे, इसी के सॉल्यूशन के बाद हमने आपको कुछ और भी सेंटेंसेस बताया था।
हाँ, जिरंट के बारे में मैंने इसमें बताया था, जो क्या वो काफ़ी शॉकिंग था। वो वीडियोस है, आप उसको देख लेंगे, बेहतर होगा। तुम्हारा भी छूटा है, देख लेना। चलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का। देखो, सब्जेक्ट का हमें लगता नहीं कि दोबारा शायद कभी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल हम लोगों ने जाना था। एस हमारा ऑल ओवर कंप्लीट है। अब हमें वर्ब, दैट मीन वी को देखना है। वी और ओ को कोशिश करेंगे, ओ को भी ले लेने का। देखो, वर्ब को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सर देखो, स्टूल है कहीं पर क्या, या नहीं तो बाहर से बेंच ही ले आओ एक पीस। तो देखो बेटा, आई एम हैप्पी, तो नो डाउट कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया था, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया था। अब ये जो हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या था? खुश, मतलब खुश होना। तो ये हमारा, हम मान लेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा भाईजान? वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से यहां आपको उदास होना एक तरह से हमारा वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से यहां राइटिंग हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बट एग्जैक्ट हमारे पास वो कौन सा पैमाना है जिससे हम ये समझ पाए कि बचपन से हम एक चीज तो पढ़ते आ रहे हैं वर्ब के बारे में। देखो, मैं फिर कहूंगा कि जैसे जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये लग रहा होगा कि यार आए थे स्पोकन इंग्लिश पढ़ने, सर ये क्या बच्चा वाला सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में भी लगा था बच्चों को, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि उन्हें सब्जेक्ट में डेली कुछ ना कुछ नया मिला है, और ऐसा मिला है जो शायद आज से पहले वो आंखें नहीं देखी होगी। तो बस बिलीव रखिए, वर्ब में भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। बस हमें देखो, मेरा प्लानिंग क्या है कि ऐसा ना हो कि बच्चा पीक पर पहुंच जाए और वहां पर फिर कुछ दो चार सेंटेंस तो बात कर पाए, फिर वो उसको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ जाए। तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा ना, तो आगे बड़ा आसान होगा। जैसे मैंने कहा था कि आप बचपन से तो यही करते आ रहे हैं कि हर साल इंग्लिश सीख रहे हैं, कभी इस टीचर से कभी उस टीचर से, और जिंदगी भर ऐसी मतलब कट जाती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है लोगों में। कौन ऐसा आदमी जो अपने जीवन काल में इंग्लिश नहीं सीखा होगा? हमको बताओ तो। अपने राजू पट्टी का हम बात कर रहे हैं, सब लोग कभी ना कभी सीखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमें यही करना है कि ये लास्ट टाइम होनी चाहिए। आपने कहीं भी सीखा हो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि अच्छी बात है। अब ये आखिर होनी चाहिए। जो अगर पहली बार कोई सीख रहा है इंग्लिश, तो उनके लिए तो खबर गोल्डन चांस है। इतिहास रच दीजिएगा आप लोग कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए कहीं और फर्स्ट टाइम में पूरा बन के निकले आप। तो ये मेरी प्लानिंग है, इसलिए मैं बहुत फाउंडेशन से लेके चल रहा हूं। लेकिन इस फाउंडेशन को कवर करते करते मैं आपको टॉप लेवल की भी बात करूंगा। जैसे देखो, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, किसी भी दुनिया की जितनी भी सारी इंग्लिश की सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस की जो बनावट होती है वो एसवीओ में छुपा होता है। एसवीओ का मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। तो अगर हमें सेंटेंस को फॉर्म्ड करना है तो एसवीओ को तो बहुत गहराई से जानना होगा। सिर्फ उससे जानना नहीं होगा कि कौन क्या, और जो बचा सब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो गया, वो सब बच्चा वाली चीज सी हो गया। चलिए, मैं अभी बात कर रहा था वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि क्रिया जो काम को डिनोट करता है। बट आप याद करो कि सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था, ये एक चार्ट मैंने दिया था। मैंने उन्हें उससे पहले मैंने एक टॉपिक लेके आया था 24+5 का, याद है ना? 24+5 का फॉर्मूला, यानी स्पोकन इंग्लिश में फॉर्मूला आपको दिया गया था। उस फॉर्मूला में 24 में क्या था? एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था, उसी तरह से ये कितना थे? 11 था। उसी तरह से मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपको 11 था। उसी तरह से मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब आपको 2 था। 11 दूनी 22, 22 23 24, और 5 था आपको मेन वर्ब था, यानी वर्ब फॉर्म्स था आपको। तो अगर हम इसको देखें ना, तो यही सब हमारा क्या है? एक्चुअली में ये वर्ब है। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर ये सब कहीं पर आता है तो समझ जाओ कि वो वर्ब है। ये तो मैंने बस आपको पिछला हल्का सा रिवाइज करवा दिया कि ये चीजें वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बेटा, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई वर्ब है? आप कहोगे कि सर हमने सीख रखा है, मास्टर जी बताए थे बचपन में कि कोई भी हिंदी का ऐसा सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ना लगा हो तो समझ जाना कि वो हमारा वर्ब है। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, नाचना, वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये बताओ कि जो चना है, चना में भी तो लास्ट में ना है, तो कह दो कि ये भी सर वर्ब हो गया।
नाना में भी तो ना होता है, तो कह दो कि सर ये भी वर्ब हो गया। तो पता ये चला कि ये जो ट्रिक जो बचपन में सीखे थे ना, ये पूरी तरह से कारगर नहीं है। इससे पहले भी हमने बताया था बैक ईयर्स। तो आप ये ध्यान रखो कि अगर हमें ये बोलना भी है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा, कुछ ही केस में ऐसा है, ज्यादातर ये सही है, तो हमने इसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए एम्बुजा सीमेंट लगाकर इसको मैंने फाइनल कर दिया है, जो कि आपका वो वाला बचपन का कंसेप्ट भी काम आ जाएगा। कैसे? आपको सिर्फ ये इसमें जोड़ देना है कि उससे किसी काम का होना समझा जाए, वह मेन वर्ब होता है। फाइनली हम ये कहेंगे कि जिस वर्ड की हिंदी मीनिंग लास्ट में ना लगा हो और उससे किसी काम का होना समझा जाए, वह मेन वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे चना है, तो चना से किसी काम का होना समझा जा रहा है, नाना से किसी काम का होना समझा। वो अलग बात है कि नाना मतलब गुस्साने का काम ज्यादा किया करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाना से, तो चलिए हो गया बहरा, समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं। कोई हिंदी का ऐसा वर्ड जिसमें ना लगा हो प्लस वो एक्शन को डिनोट कर रहा हो, तो समझ जाना कि वो हमारा क्या होने वाला है, वर्ब होने वाला है। अब कुछ मैं सेंटेंस लेता हूं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, जैसे मैंने तो बता ही दिया खाना पीना हंसना, चलो पहले इसका ऑर्डर देख लेते फिर हम बात करते हैं। खाना पीना हंसना रोना, ये सब का इंग्लिश क्या होता है? जैसे सोना है ना, तो स्लीप हमारा क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। उसी तरह से खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। तो हिंदी में बोल के देखना आसान होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि फंक्शनल वर्ड भी होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि वर्ब का, हमें वर्ब पढ़ क्या होना है पहले ये बता दो हमको। क्या हमको नहीं पता है क्या? सबको पता है, फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? ये असल क्वेश्चन है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस की बनावट एग्जैक्ट हम जान जाएं कि सेंटेंस में किस किस तरह से वर्ब का यूज होता है, ताकि हम चूक नहीं हो। तो मैंने एक हेडिंग लेके आया है आपके सामने कि ऑर्डर ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी वर्ब का ऑर्डर कैसे होता है। देखो, तीन तरह से मैं बताऊंगा आपको। किसी सेंटेंस में तीन तरह से वर्ब का प्रयुक्त होता है, यानी कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डर में। जैसे शी इज अ राइटिंग अ लेटर नाउ, वह अब लेटर लिख रही है, राइटिंग अ लेटर नाउ। अब ध्यान रखें आप थोड़ा, यहां मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एसवीओ मैंने शुरू किया था फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि किसी सेंटेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब फिर एक और मैंने टाइम एक्सप्रेशन भी बताया था। अब आप यहां देखें, ये था आपको सेंटेंस का कोई बनावट। फिर मैंने एक और चीज बताया था कि ये जो वर्ब है ना, ये दो तरह से हो जाता है। एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ये भी आपको पता होगा, कुछ नई बात इसमें नहीं है। क्या है नया, वो ये देखो, शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। अब इस सेंटेंस की बनावट देखो, आप जानते हो, सब लोग जानते हो कि शी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज हमारा क्या है? देखो, वो 24 + 5 का जो फॉर्मूला हमने दिया था, उसमें शुरुआत ही यहीं से था, इज एम आर, है ना। तो इसका मतलब इज हमारा 24 वाले फॉर्मूला से आ गया, और 24 वाला फॉर्मूला किसको डिनोट करता है? वर्ब को डिनोट करता है। उसके बाद देखिए, राइटिंग, मैंने क्या कहा था? लिखना, लास्ट में ना आया, तो अगर ना आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया मेन वर्ब। और ये हमारा कौन सा था? एचवी कर दो, हेल्पिंग वर्ब कर दो। उसके बाद आपको ये अदर वर्ड में ले लो, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, इसको अदर वर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस की बनावट कैसी थी देखना। फर्स्ट केस में अगर हम लें तो सबसे पहले आपको क्या आया है बेटा? सब्जेक्ट आया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आया है, प्लस मेन वर्ब आया है, प्लस अदर वर्ड आया है। आई एम राइट? अब नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे, शी राइट्स वेरी वेल। पहले ये बता दूं कि अगर आपका 1000 अगर सेंटेंस है, तो उसमें चांस है कि 900 से ऊपर ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तब मेन वर्ब आता है। जैसे यहां देखिए,
हेल्पिंग वर्ब तब मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे तो देखो कोई भी टीचर जो है ना स्टूडेंट को, मैंने अक्सर कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 15%, 10%, 20% तक सिखा सकता है। उसके बाद बच्चे को खुद पढ़ना होता है, क्योंकि एक हम लोग के पास एक लिमिट टाइम होता है। तो उस लिमिट टाइम में मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसीलिए यहां पर मैंने एक एक लिया है। अन्यथा अगर आप बोल के देखे, करके देखे, तो आप देखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तब मेन वर्ब आपको आता है। तो कुछ राइटर ने ऐसा लिखा है कि सेंटेंस की बनावट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मतलब उन्होंने ऑलवेज में ले लिया है। हमने उसको हटा दिया कि ऑलवेज नहीं है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। शी राइट्स वेरी वेल। अब यहां देखें आप, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब गायब हो गया। ओह, देखिएगा फर्स्ट केस, सॉरी सेकंड केस में हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या बात कर लेंगे, शी क्या हमारा है, सब्जेक्ट है बेटा, और राइट्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद वेरी वेल हमारा अदर वर्ड है। कुछ ऐसी बनावट हुई। आगे देखिए, सफूरा इज अ स्टूडेंट, सबसे पहले शी इज राइटिंग अ लेटर। अब वह क्या कर रही है, राइटिंग लिख रही है। शी राइट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा लिखती है। और वो है क्या, एक स्टूडेंट है। सफूरा इज अ स्टूडेंट। अब यहां देखिए आप, सफूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा मान लेते हैं अदर वर्ड फिलहाल। अब फिर से मैं कहूंगा, ये हमारा थर्ड सिचुएशन हो गया। पता ये चला कि जो वर्ब है ना, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में आ सकता है फर्स्ट केस में, या हो सकता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होगा तो सिर्फ मेन वर्ब होगा, और अगर मेन वर्ब भी नहीं होगा तो सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। इस तीन तरह से आपका सेंटेंस का बनावट हो सकता है वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल था। अब एक आख एग्जाम्पल और मैं अगर लूं, जैसे मैं आम खाता हूं, तो इसमें हमें यह पहचानना है कि वर्ब कौन है। बताइए भाईजान, आप बताइए, आप ही बताइए। मैं आम खाता नहीं, आप ही आम खाते हैं। यू ईट मैंगो। बताइए कि इसमें सब वर्ब क्या होगा। मतलब पूरा, इंग्लिश छोड़ दे, इंग्लिश में बाद में आएंगे। हिंदी में बता, मैं आम खाता हूं, इसमें वर्ब कौन है, खाता। हाँ, खाना, ठीक है। अब इसका ही कुछ एग्जाम्पल को हम अप्लाइड करेंगे कहां, ऑब्जेक्ट के पास। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में बचपन से जानते रहे, सब्जेक्ट चुन लो, वर्ब चुन लो, बाकी जितना बच गया हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है, आपको इसमें कुछ स्पेशल केस मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि मैं आम खाता हूं, यह सेंटेंस था। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई ईट अ मैंगो। ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बेटा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट के लिए 2-3 पहचान मैं आपको बता देता हूं। आप इधर देखिए ना, कमाल है, इसे देख के मुस्कुराइएगा तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा। पढ़ाई पर देखिए। तो मैं क्या बता रहा था, सेंटेंस आपका था कि मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, ये आपका सेंटेंस था। फिलहाल मैं इंग्लिश को छोड़ के सिर्फ हिंदी में बात कर रहा हूं। मैं आम खाता हूं, ये क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं आम की बात करूं तो आम क्या होगा, आम क्या होगा, आम होगा ऑब्जेक्ट। तो खाता क्या होगा, वर्ब, और आम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं ये पूछूं कि आम ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, आम ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, इसका मैं थोड़ा सा आपको कुछ नोट्स पॉइंट दे दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग लिख लीजिए कहीं पर। देखिएगा, सबसे पहली बात कि हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, सब्जेक्ट एक साधारण एकदम तोड़ के बता दे रहा हूं, एकदम बेसिक। सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, काम करने वाले को, काम करने वाले को। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम बात करें वर्ब का, वर्ब किसे कहेंगे, तो जो काम हो रहा हो। ठीक है, उसी तरह से हमारा एक और क्या बचा, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हम कहेंगे कि जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। देखो कितना ब्रेक मैंने कर दिया एक एक चीजों को। सब्जेक्ट काम करने वाले को, वर्ब जो काम हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम, एक मिनट, जो काम हो रहा हो वर्ब, हां, और जिस पर काम हो रहा हो, सही है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया है कि काम करने वाले को, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, तो आई हमारा सब्जेक्ट। वर्ब के लिए मैंने क्या बताया कि जो काम हो रहा हो, तो काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ईट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का मैंने क्या बताया कि जिस पर काम हो रहा हो, तो किस पर काम हो रहा है? किसको खाया जा रहा है? तो आम को खाया जा रहा है। ये तो बेसिक था, इतना आप लोग भी जानते हैं। अब जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको मेन पॉइंट मिलने वाला है। देखो ऑब्जेक्ट के लिए हमें, जैसे आपको मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पूछना होगा? कौन। मैंने क्या पर भी हालांकि बताया था आपको, जहां से आपको गजब का चीज मिला था। तो उसी तरह से अगर हम क्या के साथ अगर पूछेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट का हमें आंसर मिलेगा। जैसे मैं क्या खा रहा हूं, तो आम खा रहा हूं, इसीलिए तो आम हमारा हो गया था ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सिर्फ का से हम काम चलाएंगे ना, का से अगर काम चलाएंगे, तो ये काम बिगड़ता नजर आएगा आपको। जैसे मैं अगर बोलूं कि डेविड मीट ल्यूसी यस्टरडे, डेविड मिला यस्टरडे को ल्यूसी से। तो अब यहां पे मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सर पकड़ के बैठ जाओगे। यस्टरडे तो टाइम एक्सप्रेशन को बता रहा है, यस्टरडे तो होना नहीं। लूसी हमारा नाउन है, डेविड हमारा नाउन है, मीट हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट कहां गया? ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, लेकिन है। थोड़ा सा लगाओ दिमाग अब, लेकिन है इसमें, कोई भी आदमी बता सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या सिर्फ नहीं होता, क्या के साथ साथ एक और आता है कि आप पूछो किससे, क्या पूछो? किससे। उसी तरह से आपको एक और आता है प्लस किसको, प्लस किसको। ये तीनों प्रश्न पूछ सकते हैं आप, जो आंसर आ गया समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट होने वाला है आपका। जैसे डेविड मीट लूसी यस्टरडे, डेविड यस्टरडे को मिलने गया किससे? लूसी से। द लूसी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखिए, दे लव चॉकलेट, वे चॉकलेट से प्यार करते हैं, तो चॉकलेट को प्यार करते हैं। तो यहां पे अब फिर नहीं पता चल रहा। अब पूछोगे किसको प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं? तो चॉकलेट से, तो हमारा चॉकलेट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। हालांकि देखा जाए तो चॉकलेट कोई मतलब नहीं बनता होने का, लेकिन किसको प्यार करते हैं इसके सेंस में आपको आ जाएगा। अगला, आई सॉ ए टॉल बॉय, मैं देखा लंबे लड़के को, है ना जी। तो अब यहां पे आप बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कोई भी आदमी। अरे अभी हम बताएं कि किससे किसको पूछो ना यार। आई सॉ अ टॉल बॉय, मैंने देखा किसको? एक लंबा लड़का को। ए मत छोड़िएगा, यहां से पूरा यहां तक हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां देखें, ऑब्जेक्ट आपको एक वर्ड का आया, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3, 3 वर्ड का भी आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको कुछ नोट्स पॉइंट देंगे, बेहतर होगा कि आप लिख लीजिएगा। एक कमाल का चीज मिलने वाला है आपको अभी। एक तो ये थोड़ा सा आपको मिला ही, अब मैं और भी जबरदस्त चीज देने जा रहा हूं। जैसे मैं अगर सिंपल सा बोलूं, सबसे ज्यादा क्या हम लोग के मैथ डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैथ्स से लेते हैं। मैथ्स इज डिफिकल्ट, मैथ इज डिफिकल्ट। अब मैं यहां पे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए 2 आंसर अभी आ रहा है। कायदे से तो यही होनी चाहिए कि सर इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आप कैसे बोल दीजिएगा ये डिफिकल्ट आपका ऑब्जेक्ट है? हाँ,
कुछ बक देते हैं, बोलते हैं, तो कम से कम उसका प्रमाण होनी चाहिए ना। हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, लेकिन तभी बोलो जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तगड़ा हो। देखिए, क्या अगर पूछो मैथ इज डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है, तो मैथ हो गया ना ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सुन के ही लग रहा हो कि सर कुछ तो गलती कर रहे हैं, मैथ ऑब्जेक्ट कब से होने लगा यार, गलत हो जाएगा ना यार, होगा कि नहीं होगा। तो देखो, ऑब्जेक्ट अपने ही रूल को कैंसिल कर रहा है, यहां पर बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, जो रूल था उसको छोड़ो, अब कुछ नया आने वाला है, कुछ नया देने वाले हैं। ऑब्जेक्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आगे देखें, किससे, तो मैथ इज डिफिकल्ट, कुछ आंसर नहीं आ रहा, किससे डिफिकल्ट है, कुछ दिया है क्या, एस्पेक्ट ऑफ, फॉर, कुछ ऐसा दिया, नहीं दिया। आगे पूछिए किसको डिफिकल्ट है, ये भी नहीं है कि मैथ इज डिफिकल्ट फॉर डेविड के लिए, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो पता ये चला कि तीनों नियम को ये फॉलो नहीं करेगा ये सेंटेंस, और यहीं पर बच्चे अटकेंगे। खास तौर से जो लोग मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर के स्टूडेंट हैं, इंक्लूडिंग 9th क्लास, वहां के बच्चे को इस तरह क्वेश्चन में जान से एकाक दे दिया जाता है। और यही क्वेश्चन से बच्चा अगर बना लेता है ना, अब बोलोगे सर ग्रामर पढ़ा रहे हो, स्पोकन पढ़ा रहे हो। पहली बात कि आपको जब स्पोकन में सेंटेंस को मेक करना होता है, तुम पहले सेंटेंस की बनावट जान लो, फिर हम लोग आएंगे, बोलवे तो करेंगे। स्पोक का तो मतलब ही होता है बोलना, पहले सेंटेंस की बात थोड़ी सी फाउंडेशन स्ट्रांग हम लोग कर लें। तो यहां पे बात बनता बिल्कुल भी दिख रहा नहीं है। अब कुछ अलग से दिमाग लगाइए, 5 सेकेंड होल्ड करते हैं। राबिया, हमको क्लीन समझ में आ रहा है कि आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, वो हमको आसानी से समझ में। अगर यही पोजीशन रहा तो आपको हम क्लास से हटा देंगे। जितना दुलार है ना आपका, एक ही क्लास में एंड हो जाएगा। फर्स्ट बेंच पे बैठ के आप समझ रहे हैं ना कि ना बोलेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो क्लास में किसी दिन ओपन बताना पड़ेगा। सोर्स कौन नहीं, किसके पास नहीं होता है, विदाउट सोर्स के कहीं पढ़ाई होता है। फिलहाल इतना हिंट आपके लिए काफी है, चाहिए किसी दिन हम डिटेल दे देंगे आपको। हर टीचर को सोर्स सामने रखना पड़ता है, तभी जाके एक अच्छी पढ़ाई होती है। ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। बता दें क्या, देखिए आपने एक वर्ड शायद कुछ जो बड़े स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा, कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ा होगा कभी। तो हम मेरा अब आप बताओ ना, सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया, कहाँ मैं जीरंट तक गया था और मैंने उसका वर्ड का इस्तेमाल तक नहीं किया, आपको ऐसे ही समझा दिया। अभी भी हम कंप्लीमेंट को नहीं पढ़ाएंगे, बिना कंप्लीमेंट को पढ़ाए हुए आपको बता देंगे। उसकी वजह है कि हर एज के बच्चे यहाँ पर हैं, तो कुछ ऐसा पढ़ाओ जो हर किसी के लिए डाइजेस्टेबल हो जाए। तो मैथ इज डिफिकल्ट। अब कंप्लीमेंट का पहले मतलब क्या होता है इसको मत समझ लो। जैसे मैं आपको बोलूं कि अब देखिए भाई साहब को पता नहीं सर में दर्द है, इनको क्या दिक्कत है, तो मैं बोलूं कि इनका कंप्लीमेंट आसिफ करोगे क्या, लग रहा है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना, उसका पूरा मतलब उसका पूरक, उसका हेल्प इसके सेंस में है। अब यहां देखिए, मैथ इज जो डिफिकल्ट हमने जो यहां पर लिखा है, ये आपका किसके बारे में बात हो रहा है, डिफिकल्ट कौन है, मैथ है, मैथ डिफिकल्ट है ना। इसका मतलब कि हमारा ये तो ऑब्जेक्ट होगा ही, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है ना। मैथ इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट किसको डिफाइन कर रहा है, डिफिकल्ट किसको डिफाइन कर रहा है, मैथ को कर रहा है ना। बोलो नहीं यार, इतना तो बोलो कम से कम। मैथ डिफिकल्ट किसको डिफाइन कर रहा है, कौन डिफिकल्ट है, मैथ है ना। तो हमारा हो जाएगा ये, और मैथ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मैथ हमारा सब्जेक्ट है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट, स्प्रिंग सही कर लेना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आई बात समझ में।
और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको पूरा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस और आपको हम देते हैं। क्या बोल रहा है, उतारिए। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स इजी। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स इजी। मैंने कहा ना कि मैथ इज डिफिकल्ट बट प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी। प्रैक्टिस अगर करोगे तो मैथ हो जाएगा आसान। अब यहां पे मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि ये बताओ कि अच्छा मैंने पूरा एक एक करके बता दूं कि प्रैक्टिस हमारा क्या है। प्रैक्टिस हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस वर्ब होगा। अगर प्रैक्टिस वर्ब होगा तो फिर मेक्स क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स इजी। कायदे से देखा जाए तो मैथ को हो जानी चाहिए यहां पर क्या, सब्जेक्ट हो जानी चाहिए था, लेकिन यहां नहीं होगा। हम पहले लिख देते हैं, फिर कारण भी हम बता देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीमेंट के थ्रू ये भी बनेगा। उसके बाद मेक्स हमारा बेटा वर्ब हो जाएगा, मैथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इजी जो हमारा है वो आपको हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये कैसे समझिएगा, सबसे पहली बात कि यहां पे दो दो ऑब्जेक्ट कहां से आ गया इस सेंटेंस में समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताता हूं। हमारा सेंटेंस था कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स इजी, ठीक है जी। तो अब देखो इजी कौन है, मैथ्स है, तो मैथ्स तो सीधा समझ में आने वाला है भाई कि यहां पे बन गया ना इस तरह से, कौन के सेंस से, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद इजी जो है वो किस चीज की इजी की बात की जा रही थी, मैथ की इजी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट का था पूरक, वो उसको पूरा कर रहा है। जैसे यहां पे था ना, डिफिकल्ट कौन है, मैथ है, तो इस एस्पेक्ट में बना था कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो ये हमारा फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इजी। पता ये चला कि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट के टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स की बात करें, ऑब्जेक्ट तो एक से ज्यादा होता है, आप भी जानते हैं। टाइप्स, एक सीधा ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत, तो ये आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ये था आपके सेंटेंस की बनावट। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। हालांकि मैंने आपको एक जो हेडिंग दिया था, क्या दिया था बेटा, एसवीओ क्या है। एसवीओ क्या है ये पूरी तरह से आपका ये खत्म हो चुका है। अब यहां से जो भी बताएंगे वो एक्स्ट्रा शॉर्ट में जाने वाला है। एक बार हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना आपको पता है, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है, कोई भी आदमी बताओ, क्या कोई इसका लिमिटेशन है, इसका कोई लिमिटेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। वर्ब हमारा कितने तरह का हो सकता है, सेंटेंस में कितने तरह से इस्तेमाल हो सकता है, कम से कम 3 तो हो ही सकता है, जो मैंने आपको सामने में दिया था। ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में 2 टाइप से हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट के बेस पर हो सकता है, एक ओरिजिनल बेस पे हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में दोनों हो, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर वर्ड और टाइम एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट के टाइप्स को उसी में हम लोग को जान लेना होगा। आज इतना ही रहने देते हैं। देखो आज के क्लास में थोड़ा सा दिमाग आप लोग का ज्यादा लगा है, फेस देख के समझ में आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा नर्वसा हैं आज के क्लास में, तो इसको अच्छे से जाके रिवाइज करिएगा। यूट्यूब पे हम डाल देंगे, शुरू से आखिरी तक एक बार देखिएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तकिया लेके सो जाइएगा, फिर कोई उपाय नहीं है इससे बच्चे का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अब इससे आसान क्या किया जाएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर